बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, आपका तृतीय वर्ष के हिंदी की कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का अध्ययन किया था। बीए पार्ट थर्ड में हम अब अंतिम काल, आधुनिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक काल जो है, रीतिकालीन काव्य की इतिवृत्तात्मकता तथा प्रदर्शन प्रियता जब जड़ता को प्राप्त होने लगी तो हिंदी साहित्य में कुछ नवीन प्रवृत्तियों का उन्मेष होने लगा और यह 1850 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था और यही समय आधुनिक भारत के निर्माण का आरंभ भी है। इस व्यापक परिवर्तन के मूल में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां भी थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन तथा उसमें फैली देशव्यापी चेतना की नई लहर, अंग्रेजों द्वारा किए गए अनेक सुधार किंतु अंग्रेजी कुशासन के विरुद्ध भारतवासियों का तीव्र आक्रोश, गांधी जी का आंदोलन आदि अनेक हलचलों से युक्त यह युग राजनीतिक जागरण का युग था। बल्कि राजनीति ही नहीं, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में भी नए सुधारवादी आंदोलन इसी काल में आरंभ हुए। एक ओर ब्रह्म समाज, आर्य समाज का आंदोलन, दूसरी ओर राजा राममोहन राय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद, महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों ने बहुआयामी सुधार की चेतना प्रदान की। यह एक संयोग ही था कि पाश्चात्य शिक्षा, वैज्ञानिक चिंतन तथा वैज्ञानिक आविष्कारों ने भारतीय सोच की दिशा को बदलने का महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेजों के शासन के साथ भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उन्मेष हुआ, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों के प्रयासों से नए नए उद्योग धंधे विकसित होने लगे। एक ओर परंपरागत सामंती व्यवस्था लुप्त होने लगी तो दूसरी ओर अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देशी उद्योग धंधों के स्थान पर पाश्चात्य तकनीक पर आधारित उद्योग धंधों की स्थापना की। यह सब अंग्रेजों ने भारतीय जनता को आर्थिक दृष्टि से विपणन बनाने की दृष्टि से किया। इसके कारण से ही भारत में गरीबी और बेरोजगारी का आरंभ हुआ। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमारे विद्वानों ने काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से समाज के व्यक्तियों को बताने का प्रयत्न किया। तो उस समय में जिन जिन विषयों पर हिंदी काव्य के रूप में कुछ लिखा गया, उनको हमने 6 भागों में बांटा है। आधुनिकालीन इतिहास को हमने 6 कालों में बांटा है। पहला है भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग या सुधारवादी युग, तीसरा है छायावादी युग, चौथा है प्रगतिवादी युग, पांचवा है प्रयोगवादी नई कविता। तो इस तरह से हम बारी बारी से इन सब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने भारतेंदु युग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतेंदु युग के केंद्रीय व्यक्तित्व भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। वे राष्ट्रीय चेतना के संवाहक थे तथा हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना के प्रणेता है। इस काल में कवियों ने ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ की। पाश्चात्य काव्य शैलियों का प्रभाव ग्रहण कर निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि विधाओं में भी इसी काल में लेखन प्रारंभ हुआ। कविता के क्षेत्र में कवियों ने रीतिकालीन इतिवृत्तात्मकता, अलंकार प्रियता, छंद प्रियता आदि का परित्याग कर कविता को जनता की वाणी बनाने का प्रयास किया। कवियों ने कविता में अंग्रेजी शासन का विरोध किया तो समाज में व्याप्त रूढ़ियों का उपहास भी किया गया तथा समतावादी मूल्यों का स्वर मुखरित किया। राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करने में इस युग के कवियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग में हिंदी साहित्य को समृद्ध करने की दृष्टि से कवियों ने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी के काव्यों का अनुवाद किया।
इस तरह से इनकी विशेषताएं जो है आधुनिक काल की भारतेंदु युग की, उसका अध्ययन हम अब करेंगे। अरे बेबी बुला नहीं बाहर ले। बीच में बोलना पड़े। भारतेंदु युगीन कवियों का फलक अत्यंत विस्तृत है। उन्होंने रचनाएं एक और भक्तिकाल और ऋतुकाल से अनुबद्ध है, तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति जागरूकता का भी उसमें भाव नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जनता को उद्बोधन प्रदान करने के उद्देश्य से जातीय संगीत अर्थात लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविताओं की रचना पर बल दिया। मुद्रण यंत्रों के विस्तार और समाचार पत्रों के प्रकाशन ने भी जन जागरण में योग दिया। परिणाम स्वरूप तत्कालीन साहित्य चेतना मध्यकालीन रचना प्रवृत्तियों तक ही सीमित न रहकर नवीन दिशाओं की ओर उन्मुक्त होने लगी। भारतेंदु युगीन कविता की प्रवृत्तियाँ इस प्रकार है। पहला है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना का स्फुरण और अभिव्यंजना भारतेंदु कालीन कविता की प्रमुख और प्राथमिक विशेषता है। भारतेंदु का काव्य इसी राष्ट्रीय चेतना का काव्य है। इस काल के कवियों का स्वाभिमान कभी प्राचीन गौरव के स्मरण में मुखरित होने लगा और कभी इस महान राष्ट्र के दयनीय पतन पर अश्रु प्रभावित करता है। भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन सब मुँह से, जाहिर बान के अति तेज, क्यों सके साजन नहीं अंग्रेज। दूसरी विशेषता है प्राचीन और नवीन का समन्वय। यह समन्वय देश प्रेम समाज सुधार के साथ साथ भाषा भाव और छंद की दृष्टि से भी सामंजस्य का युग था। इसी समन्वय की प्रवृत्ति के कारण इस काल के कवियों ने पुराने भक्त कवियों की तरह भक्ति भावयुक्त पद भी लिखे और लीलादि का गायन करते हुए रीतिकालीन कवि की भांति नायिका के नक्शिक का वर्णन भी किया है। तीसरी विचारधारा है जनवादी। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज में पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समता और भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और विदेश यात्रा आदि के समर्थक थे। लाला की भैंसी शोर निचोवत में शासित, अब दूध ओह माँ मिल गया कि भैया जो है सो है। आर्थिक चेतना। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की कामना से इस युग के कवियों ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर विशेष बल दिया। इस काल के कवियों ने प्राचीन भारत की समृद्धि का वर्णन करते हुए सामयिक काल के आर्थिक शोषण, अकाल, महंगाई, महामारी और करों के बोझ से त्रस्त जनता के करुणाजनक चित्र प्रस्तुत किए। सामाजिक चेतना। भारतेंदु युग की मुख्य विशेषता यह है कि कवियों ने सामूहिक जीवन की अपेक्षा न कर जनता की ओर पहली बार व्यापक रूप में ध्यान दिया। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता आदि को लेकर जो सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई, उनके प्रतिपाद्य की नवीनता ने सहृदय समुदाय को विशेष रूप से आकृष्ट किया। मध्यवर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया तो दूसरी ओर रूढ़ियों का विरोध करते हुए विकास चेतना की आकांक्षा को भी अभिव्यक्ति दी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। अगला बिंदु है भक्ति और देशानुराग का सम्मिलित रूप। इस काल में परंपरागत धार्मिकता और भक्ति भावना को अपेक्षाकृत गौण स्थान प्राप्त हुआ। फिर भी इस काल के भक्ति काव्य को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति और स्वदेशानुराग समर्पित ईश्वर भक्ति। इसमें प्रथम 2 में से किसी उल्लेखनीय नवीनता का परिचय न देकर मध्ययुगीन परिपाटी का अनुसरण मात्र किया गया, किंतु भक्ति और देश प्रेम को एक ही समकोण पर प्रतिष्ठित करना किसी सीमा तक संवेदना की मौलिकता का परिचायक है।
सांझ सवेरे पक्षी सब क्या कहते हैं, कुछ तेरा है, हम सब एक दिन उड़ जाएंगे, यह दिन चार बसेरा है। श्रृंगारिकता। भारतेंदु और उनके समकालीन कवियों ने रस को काव्य की आत्मा मानकर अपनी रचनाओं में विविध रसानुभूतियों का भाव किया, जिसमें श्रृंगार रस प्रमुख है। प्रताप नारायण मिश्र को छोड़कर प्राय सभी में ये विशेषता मिलती है। रीतिकालीन कवियों के अनुसरण पर उन्होंने कृष्ण कथा के संदर्भ में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया है। श्रृंगार वर्णन के लिए इनके सामने चार विकल्प थे: नक्षिक, षड ऋतु, नायिका भेद और प्रेम की वेदनात्मक व्यंजना। प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युग में प्राप्त प्रकृति चित्रण का वर्णन परंपरागत ही है। यह आलंबन और उद्दीपन रूपों में ही अधिक मिलता है। ऋतु वर्णन में ऋतु विशेष का वर्णन नायक नायिका की मनोदशा की व्यंजना के लिए किया गया है। अन्य विशेषताएं। भारतेंदु युगीन काव्य की उपरोक्त विशेषताओं के अलावा हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति, समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति, रीति निरूपण की प्रवृत्ति और काव्यानुवाद की प्रवृत्तियों को भी भुलाया नहीं जा सकता है। जग जाने इंग्लिश, हमें वाणी वस्त्र ही जोय, मिटे वदन करे श्याम रंग, जन्म सुफल तब होय। कला निरूपण। भारतेंदु युग की कविता के कला पक्ष की प्रमुख विशेषता निम्न है। कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा और गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा की कमनीयता को भारतेंदु की भाषा में सरसता और जगमोहन सिंह के प्रकृति वर्णन में और रागात्मक स्वच्छंदता को प्राय सभी कवियों में देखा जा सकता है। लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग भी इस काल की भाषा में मिलता है। काव्य रूपों की दृष्टि से इस काल में प्रधानतः मुक्तक काव्य की रचना हुई है। यूँ कुछ कवियों ने जनवादी चेतना के कारण गजलियाँ, होली, लावणियाँ, गज़लें, शेर, छापा और मसरिया भी लिखे हैं। प्रबंध नीतियों और निबंध गीतियों का प्रणयन भी हुआ है, किंतु अपवाद स्वरूप। भारतेंदु युगीन कविता में प्रयुक्त अलंकार विधान और अकृत्रिम है। वे भावाभिव्यंजना के साधक और शैली में सरसता के प्रेरक बनकर आए हैं। छंदों की दृष्टि से देखें तो दोहा, चौपाई, रोला, सोटा, गीतिका, कुंडलिया आदि मात्रिक छंदों का प्रयोग किया है। वर्णिक छंदों में कवित्त, सवैया, मंदाक्रांता, शिखरणी, वंशज, वसंत, तिलका आदि का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक काल के भारतेंदु युग में कवि भारतेंदु जी ने किस तरह से नवीन काव्य शिल्प और नवीन विषयों को लेकर आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग के द्वारा की है, जो अनुकरणीय है और आज भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम इसी तरह से काव्य करते रहते हैं। धन्यवाद।